प्रेपोजिशंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस पर। प्रेपोजिशंस को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने आगे की क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो आगे के जो 3 लेक्चर है उसमें हमने सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ये 3 मेन पार्ट्स क्या क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म और वर्ब यानी कि क्रिया। अब इन तीनों पार्ट से मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस क्या है? द कैट इज़ स्लीपिंग टेबल। कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। देखो, द कैट इज़ स्लीपिंग का एक अपना अर्थ बन रहा है, यानी कि बिल्ली सो रही है। पर बिल्ली सो रही है और टेबल, इन दोनों का क्या संबंध है वो हमें इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे ये चित्र देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिल्ली टेबल के ऊपर सो रही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द टेबल। यहाँ पे सिर्फ एक ऑन ऐड कर देने से हमें कैट कहाँ सो रही है और टेबल, इसके बीच का संबंध पता चल रहा है, जो कि पहले सेंटेंस में हमें नहीं पता चल रहा था। तो ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से रिलेट करें या उनके बीच का संबंध बताए, वही होते हैं प्रेपोजिशंस। और यहाँ पे ये जो ऑन है वो हमें क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, यानी कि जगह बता रहा है बिल्ली के सोने की टेबल के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। पहले हम टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन का डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन है, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद अ प्रेपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी में एक बार मीनिंग देख लेते हैं। वह शब्द या शब्दों का समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध दर्शाते हैं, वह प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखिए, वापस आते हैं इस सेंटेंस पे। ऑन मैंने टेबल के आगे प्लेस किया है, यानी टेबल से पहले स्थित किया है। तो टेबल क्या हुआ? नाउन हुआ। ये तो हमें पता है, क्यों? क्योंकि वो किसी वस्तु का नाम है। पर यहाँ पे टेबल, इस सेंटेंस में टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि कैट सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है कि वो सो रहा है, और सब्जेक्ट कहाँ सो रहा है ये हमें टेबल बता रहा है। तो टेबल क्या हुआ? कर्म या ऑब्जेक्ट हुआ। तो डेफिनेशन के हिसाब से प्रेपोजिशन क्या होते हैं? वह जो हमें संबंध बताते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, और वो जो आम तौर पे ऑब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते हैं। और ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ मिलके हमको उसका संबंध बताते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे भाग के साथ संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब आई एम कमिंग यानी मैं आ रहा हूँ, और फ्रॉम को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, दिल्ली। तो यहाँ पे भी देखो, पहले सेंटेंस की तरह रिलेशन बन नहीं रहा है, मैं आ रहा हूँ और दिल्ली। पर जैसे ही हमने यहाँ पे फ्रॉम ऐड किया तो उसका जो अर्थ हो जाता है वो बन जाता है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अब देखो, ये से यहाँ पे कितना बड़ा काम कर रहा है, वो हमें पोजीशन बता रहा है दिल्ली के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी प्रेपोजिशन हमें स्थान बता रहा है। और यहाँ पे भी द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द टेबल हमको कैट की जगह या कैट का स्थान बता रहा है। पर प्रेपोजिशन सिर्फ पोजीशन या प्लेस को डिपिक्ट नहीं करते। अलग अलग टाइप के जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो हमें अलग अलग चीज़ों का संबंध बताते हैं। जैसे कि फ्रॉम यहाँ पे हमें स्थान बता रहा है, वैसे ही दूसरे तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे कि अगो, सिंस, जो हमें टाइम या मैनर या किसी इंस्ट्रूमेंट या कहाँ से हमने शुरुआत की उसके बारे में रिलेशन बताते हैं। तो ये सारे जो प्रेपोजिशंस हैं वो 8 टाइप में कवर हो जाते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम यानी कि जो टाइम के साथ संबंध बताए। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस यानी कि जो प्लेस के साथ संबंध बताए। प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट यानी हमारी मूवमेंट कैसी है उस सेंटेंस में, उसके बारे में हमें रिलेशन बताए। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर यानी कोई चीज़ कैसे की जा रही है या उसको करने का तरीका क्या है उसका संबंध बताए। प्रेपोजिशन ऑफ मेजर यानी वो हमें एक क्वांटिटी बताए कि इसके रिलेशन में इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ हुई है।
प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट यानी कि किसके द्वारा ये चीज़ की जा रही है या हो रही है। प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स यानी कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है इस काम या क्रिया की। और प्रेपोजिशन यानी पोजेशन। प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन यानी कि जो हमें उस पर अपना हक बताए या हक का रिलेशन जताए। अब शुरुआत करते हैं हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के साथ। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है टाइम ऑफ एक्टिविटी के बारे में, यानी कि कोई भी कार्य कब हुआ था या किस टाइम पे हुआ था या उसका टाइम के साथ संबंध। तो पहला जो ऐसा प्रेपोजिशन है जो टाइम के लिए यूज़ होता है वो होता है ऑन। अब ऑन क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम, डे या डेट के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमको कोई स्पेसिफिक समय, दिन या डेट के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑन माई बर्थडे, ऑन दिवाली, ऑन 1 जनवरी, ऑन 15 अगस्त 1947। ये सारी क्या है, ये एग्जैक्ट डेट्स है या एग्जैक्ट टाइम है, एकदम पर्टिकुलर है। तो जब हमको किसी पर्टिकुलर दिन की बात करनी हो या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करनी हो, जैसे आज शाम 7 बजे, तो आज शाम 7 बजे ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम दे रही हूँ, तो वैसे चीज़ों के लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब पहले देखते हैं, मुझे जन्मदिन पर बहुत उपहार मिले। आई गॉट मैनी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पे पर जो है वो क्या है, ऑन है। यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जन्मदिन के ऊपर उपहार मिले। जन्मदिन क्या है, एक स्पेसिफिक दिन है, रोज़ तो किसी का जन्मदिन होता नहीं है। तो ऑन क्या है, पर्टिकुलर टाइम बताता है हमें और उसका संबंध हमको दिखाता है। जैसे कि देखो आई गॉट गिफ्ट्स, ठीक है, इसका मीनिंग बन रहा है, पर बर्थडे, आई गॉट गिफ्ट्स और बर्थडे, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, यानी हमको एक स्पेसिफिक दिन पे आज़ादी मिली थी, रोज़ रोज़ तो इंडिपेंडेंस डे होता नहीं है। तो वी गॉट इंडिपेंडेंस और 15 अगस्त 1947 इस डेट को और हमारी आगे की क्रिया को कौन ज्वाइन कर रहा है, ऑन ज्वाइन कर रहा है। तो ये था पहला हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन। और दूसरे प्रेपोजिशन पे आते हैं। दूसरा प्रेपोजिशन क्या है, इन। नॉट स्पेसिफिक एज टू टाइम, रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या था कि एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया था, पर इन कब इस्तेमाल होता है, जब आपके पास जैसे इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन माई यूथ, इन द ब्रेक। अब देखिए पहले मैंने ऑन का एग्जाम्पल क्या दिया था, आज शाम 7 बजे, बट इनका क्या एग्जाम्पल होगा, आज शाम। अब आज शाम तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम है कि ठीक है इतने समय में कभी भी हो सकता है। तो जब हमको ऐसे समय की बात करनी हो जहाँ पे हमको एकदम पर्टिकुलर पता ना हो कि चीज़ कब हो रही है, तब हम इन यूज़ करेंगे। कैसे, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं 6 बजे ही जाता हूँ या 7 बजे ही जाता हूँ, बस मैं सुबह में ये काम करता हूँ। तो हमको टाइम क्या पता चलता है कि सुबह ये काम होता है, तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है, हमको अर्थ पता चल रहा है कि मैं चलने जाता हूँ। पर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग और चलने जाता हूँ, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इन प्रपोजिशन हुआ। और इन यहाँ पे हमको किसके बारे में जानकारी दे रहा है कि चलने का कार्य कब हो रहा है उसके बारे में, इसीलिए इन क्या हुआ, प्रपोजिशन में भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहलाता है। वैसे ही हम ब्रेक में चाय पीने गए, यानी वी वेंट फॉर टी इन द ब्रेक। ब्रेक और वी वेंट फॉर टी, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इन। और यहाँ पे इन हमको क्या बता रहा है कि हम चाय पीने गए, पर कौन से समय पे गए, ब्रेक के समय पे गए, इसीलिए वो क्या हुआ, प्रपोजिशंस में भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब तीसरे टाइप का प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो हम देखते हैं वो है बाय। इंडिकेट्स अ टाइम नॉट लेटर दैन दैट टाइम, यानी कि ये किसी भी पीरियड ऑफ टाइम का एंड पॉइंट कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला मुझे नेक्स्ट संडे तक ये होमवर्क चाहिए, तो नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट संडे क्या है, आपकी डेडलाइन है, यानी कि इसके पहले तक आप कभी भी ये काम कर सकते हो। तो मुझे जब
किसी भी पॉइंट का लास्ट जो है पॉइंट वो दर्शाना होता है तब मैं बाय यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि नेक्स्ट संडे तक, तो तक जो है वो यहाँ पे क्या होगा, आपका बाय होगा। तो जैसे कि बाय 12 o'clock, बाय नेक्स्ट मंथ या बाय नेक्स्ट संडे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मंगलवार तक काम हो जाना चाहिए। तो देखिए तक क्या है, ये क्या करता है, मंगलवार और काम हो जाना चाहिए, इन दोनों को संबंधित करता है एक दूसरे के साथ, और हमको टाइम के बारे में पता चलता है कि काम हो तो जाना चाहिए पर कब तक हो जाना चाहिए, मंगलवार तक हो जाना चाहिए। तो जब हम किसी एंड लिमिट की बात करते हैं टाइम पीरियड की, तब हम बाय यूज़ करते हैं। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं। द वर्क मस्ट बी डन बाय ट्यूसडे। द वर्क मस्ट बी डन यानी कि काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ट्यूसडे, इसका अलग अलग मीनिंग कुछ नहीं बनता है, बट जब हम बाय लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्क मस्ट बी डन बाय ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे तक ये काम हो जाना चाहिए। तो हमको इसमें टाइम के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हुआ। अब फोर्थ टाइप का प्रेपोजिशन देखते हैं। फोर्थ टाइप का जो प्रेपोजिशन है वो है फ्रॉम और टू। ये दोनों जो प्रेपोजिशन है ये साथ में यूज़ होते हैं टाइम के केस में। फ्रॉम जो है वो स्थान या पोजीशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और हाँ ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही प्रेपोजिशन टाइम भी बताए और प्लेस भी बताए। उस केस में आपको देखना है कि आपके सेंटेंस में वो आपको किस की जानकारी दे रहा है, समय या जगह। अब यहाँ पे फ्रॉम और टू इंडिकेट्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन बिगिंस और एंड। अब देखो पहले में तो क्या था, एक्शन कब ख़त्म हो रही है उसके बारे में हमें पता चल रहा था, पर यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, फ्रॉम और टू की मदद से वो पूरा ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम जब से क्रिया चालू हो रही है और जब वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ ख़त्म होने की बात हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्कूल वर्क्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि स्कूल चालू कब होती है, मंडे से चालू होती है और ख़त्म कब होती है, सैटरडे से ख़त्म होती है। वैसे ही फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, स्कूल चलती कब तक है, सुबह से लेके शाम तक। तो यहाँ पे क्या है, सुबह से लेके शाम तक। यहाँ पे सिर्फ तक की बात हो रही थी और यहाँ पे तक की बात के साथ साथ से की बात हो रही है, यानी स्टार्ट टू एंड। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एंड। ये दुकान सोमवार से रविवार तक खुली होती है। दिस शॉप इज़ ओपन, यानी कि ये शॉप खुली है। मंडे टू संडे कोई अर्थ नहीं बनता, पर फ्रॉम और टू लगाए तो हमको पता चलता है कि हाँ ये शॉप खुली रहती है कब, मंडे से संडे तक। तो यहाँ पे भी हमको टाइम का पता चल रहा है कि क्रिया कब हो रही है। तो ये भी क्या हुआ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब है फिफ्थ, सिंस। Since indicates the time of a continued action which has started from a particular point of time. अब ये क्या होता है, कंटिन्यू जो एक्शन अभी भी चल रही है या ऐसा कोई काम जो अभी तक चल रहा है उसका स्टार्ट पॉइंट जो पहले जहाँ से वो शुरुआत हुई है उसकी, वो समय के बारे में हमको बताता है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ अभी, कल रात से बारिश हो रही है। तो इसमें क्या है, कल रात से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। एक से यानी कल रात से, कल रात क्या हुआ वो आपको से बता रहा है, और हो रही है ये बता रहा है कि वो क्रिया अभी भी चल रही है। तो सिंस हम कब यूज़ करते हैं, कोई ऐसी क्रिया के बारे में बताने के लिए जो अभी चल रही है और जो पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हो चुकी थी। तो वो शुरू होने का जो समय है वो हमें सिंस बताता है। जैसे बाय हमें लास्ट पॉइंट बताता है, सिंस हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, और फ्रॉम और टू हमें स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट बताता है। सिंस के एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस सैटरडे, सिंस माई बर्थडे, सिंस 10 o'clock, सिंस यस्टरडे। अब देखो, शनिवार से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस सैटरडे। अब इसमें क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, इसका मीनिंग बन रहा है। और सैटरडे और बारिश हो रही है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, पर अगर मैंने सिंस बीच में ऐड कर दिया
तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाता है शनिवार से बारिश हो रही है। हमें पता चलता है कि बारिश एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई थी और वो हमें टाइम बता रहा है, तो सिंस क्या हो गया, प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। वैसे ही अभी सिक्स्थ देखते हैं जो कि है फॉर। इंडिकेट्स द टाइम ऑफ कंटिन्यूड एक्शन विच हैज़ बीन हैपनिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे सिंस के केस में क्या था कि एक्शन चल रही थी। फॉर के केस में क्या होता है, एक्शन ज़रूरी नहीं है कि अभी चल रही हो, पर वो हमको वो टाइम पीरियड बताता है जिसके दौरान वो एक्शन चल रही थी। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर अ फोर्टनाइट, फॉर अ वीक, फॉर 10 डेज, फॉर अ फ्यू मिनट्स। जैसे कि मैं बारिश वाला ही एग्जांपल देती हूँ, 2 दिन तक बारिश हो रही थी, यानी कि बारिश अभी नहीं चल रही है पर 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो इस केस में जो से है वो क्या दर्शा रहा है, कोई टाइम पीरियड दर्शा रहा है। यहाँ पे जो से था वो क्या बता रहा था कि वो एक्शन अभी तक चल रही है। इस केस में एक्शन अभी चल नहीं रही पर कि राम पिछले 2 दिन से नहीं आया, तो उसका क्या होगा, राम हैज़ नॉट कम फॉर लास्ट 2 डेज़। राम हैज़ नॉट कम, इसका भी अर्थ बन रहा है, और लास्ट 2 डेज़ इसका भी अर्थ बन रहा है। पर इन दोनों का एक साथ संबंध कौन बता रहा है, फॉर, और वो हमें टाइम दे रहा है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि फॉर जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हुआ। वैसे ही सेवेंथ देखते हैं ड्यूरिंग। आइडेंटिफाइज एन एक्शन विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस थ्रू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो हमें बताता है कि किसी टाइम पीरियड में क्या एक्शन हो रही थी, सिमिलर टू फॉर, बट फॉर जो है वो हमको उसके दौरान नहीं बताता, वो हमको सिर्फ एक लिमिट दे देता है, ठीक है इस टाइम में ये चीज़ हो रही थी। पर ड्यूरिंग क्या है, वो हमको थोड़ा स्पेसिफिकेशन देता है कि वो टाइम पीरियड में एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हो रहा था। जैसे कि ड्यूरिंग द वेकेशंस, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द असेंबली। यहाँ पे जैसे फॉर के लिए हम से यूज़ करते हैं, यहाँ पे में यूज़ करेंगे। जैसे कि वो दोनों मीटिंग में बात कर रहे थे, बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कोई एक्शन चल रही है उसके दौरान दूसरी एक्शन वो दोनों कर रहे थे, तो उसका टाइम पीरियड बताते हैं। यानी एक एक्शन जो चल रही है और सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहे हैं वो दोनों एक्शन का रिलेशन बताते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग। वैसे ही एट्थ वाला देखते हैं। एट्थ वाला बिफोर इंडिकेट्स टाइम एट और अर्लियर दैन, यानी ये भी हमको स्टार्टिंग पॉइंट बताता है किसी भी चीज़ के होने का। जैसे कि बिफोर दे केम, बिफोर सनसेट, बिफोर यू वेंट, यानी कि किसी भी सपोज़ कि कोई एक्शन यहाँ पे हो रही है और कोई दूसरी एक्शन है जो उसके पहले हो चुकी है, तो इस एक्शन का जो टाइम है वो हमको बिफोर बताता है। जैसे राम शाम के आने से पहले जा चुका है, यानी यहाँ पे 2 क्रिया है, एक राम का जाना और दूसरा शाम का आना। पर राम कब गया, शाम के आने से पहले, यानी ये जो क्रिया हुई उसके चालू होने से पहले ये क्रिया ख़त्म हो चुकी थी, तो वो हमें किससे पता चलता है, बिफोर से पता चलता है। तो इन दोनों के टाइम का जो रिलेशन है वो हमें बिफोर देता है, और इसीलिए बिफोर यहाँ पे क्या हुआ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखते हैं नाइन्थ वाला, आफ्टर इंडिकेट्स द टाइम एट और लेटर देन। जैसे कि ये जो है 2 क्रियाओं के स्टार्टिंग में रिलेशन बताता है, ये क्रिया के एंड में रिलेशन बताता है। जैसे आफ्टर द लेफ्ट, आफ्टर द शो, आफ्टर इट रेन्ड, आफ्टर द हीरो अराइव्ड। अब वो कार्यक्रम के बाद बेहोश हो गई, शी फेंटेड आफ्टर द शो। यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, एक कार्यक्रम और उसका बेहोश होना। तो यहाँ पे क्या है, वो बेहोश हुई, ये कार्य कब हुआ, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद। तो जैसे यहाँ पे से जो है वो 2 कार्य के स्टार्टिंग में रिलेशन बताता है, यहाँ पे के बाद किसी भी 2 कार्य के एंड में रिलेशन बताता है। अभी अगो, अगो कब यूज़ होता है, किसी भूतकाल में टाइम के बारे में बताने के लिए। जैसे कि 2 ईयर्स अगो यानी 2 साल पहले, या बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यानी बहुत सारे साल पहले। तो यहाँ पे पहले के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम पहले के लिए अगो यूज़ कर रहे हैं। तो डायनासोर 65 अरब साल पहले धरती पर पाए जाते थे, यानी कि डायनासोर्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ 65 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर थे, हाँ हमें पता है थे, 65 मिलियन ईयर्स। तो
देखो ये दो चीज़ों का मीनिंग नहीं बन रहा है, पर सिर्फ एक अगो ऐड कर देने से हमको उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है जब डायनासोर्स अर्थ पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे अगो जो हुआ वो क्या हुआ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हुआ। तो अभी लास्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो है टिल या अनटिल, इंडिकेट्स अप टू अ पर्टिकुलर टाइम और अकरेंस। वो हमको एक पर्टिकुलर टाइम बताता है जब क्रिया ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि टिल यू केम, अनटिल यू अपोलोजाइज, अनटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, टिल सनराइज। जैसे कि मैं सूर्योदय तक दौड़ता हूँ, आई रन टिल सनराइज़, यानी कि ठीक है मैं सनराइज़ के पहले वॉक करने जाता हूँ और सनराइज़ होने तक मैं भागता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सनराइज़ होने तक, यानी कोई जो है क्रिया होने तक हम कोई काम कर रहे हैं। जब हम ऐसी कोई चीज़ बताना चाहते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, टिल और अनटिल। ये जो है हमको एंड पॉइंट दर्शाता है। जैसे तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लेते, यू विल नॉट गेट फूड और यू कंप्लीट योर होमवर्क। पर अनटिल ऐड कर देने से मीनिंग क्या हो जाता है, यू विल नॉट गेट फूड, ठीक है तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो। पर इन दोनों के बीच में मीनिंग क्या बना रहा है, अनटिल, यानी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि तुम कंप्लीट नहीं करते अपना वर्क। तो अनटिल कब यूज़ होता है, जब तक और कब तक, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए। तो ये जो थे वो थे हमारे मेनली यूज प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो आप हर जगह हर समय इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ एजेंट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।